प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। जो सियासी संकट है वह दिन पर दिन और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, चुनाव आयोग के फैसले का। चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर जल्द ही फैसला भी सुनाया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आसिफ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन विधायकों को लेकर? सबसे पहले हम यहाँ पे जानना चाहेंगे उन विधायकों के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। तो ऐसे में यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को लेकर भी बात करेंगे, जो फ्लोर टेस्ट रहा उसको लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे बागी विधायकों के अगले कदम क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बागी विधायकों के बारे में और साथ ही साथ उन विधायकों के बारे में जिनको अयोग्य ठहराया जा रहा है। देखिए, शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इस सवाल पे तमाशा तभी बन गया था जब एकनाथ शिंदे जो है तमाम विधायकों के साथ जो है असम के गुवाहाटी के होटल रेडिशन में बैठे हुए थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। देखिए, उसके बाद अब जब कुर्सी छीनेगी, जब किसी की जाएगी, तो लाजमी है कि तकलीफ तो उन्हें होगा ही। एक वहीं उद्धव ठाकरे को परेशानी हुई और परेशानियों का उन्होंने सामना भी किया। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तो अब भाई जो है एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी पर हमला कैसे किया जाए, क्योंकि बिना किसी लॉजिक के आप कर तो नहीं सकते हैं। अब 40 विधायकों में से 16 विधायकों को अयोग्य माना। देखिए, अब ये हमारा कहना गलत होगा, आपका कहना गलत होगा, जब तक कि इस पर कोर्ट फैसला ना कर दे, क्योंकि कोई भी आदमी मुजरिम तभी है जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए। हाँ, ये एक आरोप के तौर पे हम बातचीत कर सकते हैं कि अगला चोर है अयोग्य। अब इस सवाल ये भी है कि भाई उद्धव ठाकरे जिसको अयोग्य बता रहे हैं, उन्हें तब आपने अयोग्य क्यों नहीं बताया जब वो आपके पार्टी में थे? आपने उन्हें तब क्यों नहीं बनाया जब आप अपने साथ में मिलकर, शिवसेना के साथ में मिलकर, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आप सरकार बना रहे थे? मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ, मेरा का सवाल ये है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल जिनको अयोग्य साबित करने को लेकर वो कोर्ट में गए हैं, वो आयोग में गए हैं, दरअसल वो तब हम मान लेंगे कि ये वाकई में अयोग्य हैं जब वो पूरी तरीके से कोर्ट का फैसला आ जाए। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो आयोग का आरोप सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है बागी विधायकों के साथ उसमें चले गए, तो वो दरअसल अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, अपनी तकलीफ को जाहिर कर रहे हैं, और कोई खास बात नहीं है। हाँ जी, हाँ आसिफ जी, हम यही आपसे कहना चाहते थे, क्या आपको यहाँ पर ये लगता है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश रची जा रही है जिससे कि एकनाथ शिंदे की सरकार कहीं हद तक अब गिरती हुई नजर ना आ जाए? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिलहाल तो आदेश दे दिया है कि वो अपने फैसले को अपने होल्ड पर रखें और 25 सितंबर के दिन उद्धव ठाकरे को अब कागजात जमा करने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया है। लेकिन इन कागजात पर अगर गौर किया जाए आसिफ जी, जो इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर गहमा गहमी मची हुई है, तो उद्धव ठाकरे इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? समय रहते आप कागजात यहाँ पर सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये एक सवाल है कि आखिर कागजात जो है सबमिट क्यों नहीं करे। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया होता है। दरअसल देखिए, समझिए कि ये लोग जो हैं हमेशा कोर्ट को परेशान करते हैं, कोर्ट में बैठे जज को परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं। कभी कोई वकील गायब, तो कभी कोई जो है उसके जो है गवाह गायब करवा दिए जाते हैं, किसी को मार ही दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें तो हमारा अपने आँख से देखते रहते हैं। तो यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ टलता रहे और चुनाव का दिन भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब सरकार बनी फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की, तो आपने देखा होगा कि 50 दिन में तो पहली बार कैबिनेट बना, वो भी अभी दूसरा कैबिनेट बना भी नहीं है। सितंबर के पहली कैबिनेट जो बनी उसमें देखिए कितना तमाशा हुआ, उसका फिर विधायकों ने बागावती अब तेवर अपनाना शुरू कर दिया। तो ये टाइम खींच रहे हैं, वक्त इसलिए खींच रहे हैं ताकि एक तो कोर्ट का टाइम बर्बाद हो, और इसलिए भी खींच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है चुनाव आ जाए, ताकि इसके बीच में एक जो शिवसेना की लड़ाई है, जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं, अयोग्य की बात कर रहे हैं, ताकि इस पर बहस हो ही ना सके। फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर चुनाव की लोग तैयारी करने लगे, फिर जनता जिसे चुनेगी फिर उसको देखा जाएगा। तो दरअसल यही चक्रव्यूह है, यही इन लोग का मंशा है, यही इन लोग की परेशानी है, यही वजह है कि ये सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। अगर होता तो फिर इतना वक्त ही नहीं लेते, जाइए आप कीजिए, इस पर फैसला होता और लोगों के सामने आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन इन नेताओं की ना तो सोच ठीक है, न इन लोगों के पास सबूत है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अगला सवाल हमारा आपसे यहाँ पर रहेगा कि फ्लोर टेस्ट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 134 यहाँ पर जो आंकड़ा माफ कीजिएगा 164 का आंकड़ा देखने को मिला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के गुट को, तो यहाँ पर विधानसभा में जिसे पास कर दिया गया। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि अगर 16
विधायकों पर जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो 29 अगस्त के दिन सुनवाई होने वाली है अयोग्यता को लेकर, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के क्या कुछ कदम हो सकते हैं? अगर फैसला एकनाथ शिंदे के समर्थन में आता है तब, अगर फैसला उद्धव के समर्थन में आता है तब, तो दोनों के फैसले क्या कुछ हो सकते हैं आसिफ जी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये शानदार सवाल भी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जहाँ पर बीजेपी एक तरफ खुशियाँ मना रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को इस बात का फिक्र है कि भाई शिवसेना हमारा होगा या नहीं होगा। जिस बात को लेकर वो जो है चार्जशीट फाइल किया उन्होंने, यही बात उद्धव ठाकरे के साथ भी है, क्योंकि भाई जिस चीज़ पे उनका कब्जा था, जिस चीज़ के वो अध्यक्ष थे, उनसे ही वो छीना जा रहा है, तो लाजमी है कि वो परेशान हो रहे हैं, बौखलाते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट पे लोगों की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाएगा। अब देखिए जो जिस तरह का दस्तावेज पेश करेगा वो उसके हक में फैसला आएगा। हाँ, अगर बयानों के आधार पर देखें तो देखिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग के साथ साथ कोर्ट से भी फटकार लगा था और इस लिहाज से समझा गया कि शायद उद्धव ठाकरे के लिए राहत आसान हो गया है कि शायद उनके हक में फैसला आ सकता है। लेकिन जब तक फैसला आएगा नहीं कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे परेशानियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे के हक में नहीं आता है फैसला तो फिर उनकी परेशानियाँ, मुसीबतों का पहाड़ बढ़ जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि वो करेंगे क्या, उन्हें जवाब ये देना पड़ेगा कि फिर वो उनके पास ऑप्शन क्या होगा। क्योंकि वो बीजेपी में इस बेस पे आए हैं कि भाई हम हिंदुत्व के सबसे बड़े मसीहा हैं, वो किसी पार्टी का ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, किसी पार्टी को नहीं बना सकते हैं। अब राजनीति में विश्वास भी करना नहीं है क्योंकि लोग बोलते हैं चंद सेकंड में भूल भी जाते हैं। तो अगर उनके लिए फैसला नहीं आया तो उद्धव के लिए हक में फैसला आए या ना, उनके लिए ज़्यादा मुसीबतें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा परेशानियां जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए है कि उनके निगाहें बने रहेंगी। अगर फैसला आ जाता हक में तब तो ठीक है, लेकिन नहीं आएगा तब क्या करेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। हमारा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर कागजात सबमिट करने में देरी हो रही है तो क्या यहाँ पर इफेक्ट इस वजह से देखने को मिल रहा है कि ईडी की हिरासत में इस वक्त संजय राउत हैं और संजय राउत यहाँ पर तमाम जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आते हैं। संपादक के पद पर इस वक्त उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, मुखपत्र सामना के वह संपादक एक बार फिर से बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत की नामौजूदगी यहाँ पर शिवसेना को और भी कमजोर कर रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें कोई नहीं। देखिए शिवसेना की जो ताकत थे वो उद्धव ठाकरे थे और उससे भी ज़्यादा संजय राउत थे। संजय राउत बीजेपी से मुकाबला करते थे, मोदी जी से मुकाबला करते थे, उनके हर सवालों का जवाब देते थे, नीतियों का जवाब देते थे, एकनाथ शिंदे को खुलकर धमकी देते थे, खुली चुनौती देते थे। एक जरा उनके अंदर भय नहीं है, दहशत नहीं है, डर नहीं है। और आज की जो सत्ता है, जिसके पास जो ताकत है, जो पावर है, उसके सामने बोलने से पहले लोग 10 बार सोचता है। लेकिन संजय राउत ना कभी डरे ना कभी कुछ हुआ। ईडी हालांकि मुझे भेजी, उन्हें केस में भी, जेल में भी डाल दिया, लेकिन नहीं हुआ। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज यही वजह है, जेल में होने की वजह से शिवसेना आज कमज़ोर भी है और उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मेरा दाहिने हाथ नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है संजय राउत ही थे। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि इस वक्त जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं और महाराष्ट्र में यहाँ पर बागी विधायकों को लेकर इस वक्त आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। निष्ठा यात्रा का जो आह्वान आदित्य ठाकरे ने किया वह अब भी जारी है और ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि मातोश्री में एक बार फिर से शिंदे गुट की वापसी होगी? क्या यहाँ पर 16 विधायकों को लेकर, अयोग्यता को लेकर जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको वापसी देखने को मिल सकती है? हाँ, वाकई में देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये वापसी होगी कि नहीं होगी, मातृश्री में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवालों का जवाब हम सबको जो है कल मिल जाएगा। ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना है, कल ही फैसला आने वाला। देखते हैं कि कल कोशिश यही रहेगी कि टले ना, कम से कम फैसला आ जाए, ताकि जो लोगों के जहन में सवाल है, जो शक है, वो दूर हो जाएगा। तो फैसले आने के बाद ही कह सकते हैं। हालांकि ऐसे कहना तो खैर मुश्किल ही होगा, लेकिन कल भर जो है इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि 29 अगस्त के दिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसले सुनाती है। क्या वाकई में इस बार फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि हर बार तारीखें टाली जा रही हैं। फिलहाल तो देखा जाए उस वक्त का इंतजार है एकनाथ शिंदे गुट, बीजेपी और उद्धव ठाकरे का गुट, साथ ही साथ एनसीपी और कांग्रेस भी इसका इंतजार कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो अब कल का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।